गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 27 हमारा फाइनेंसिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स से रिलेटेड है। आज हम किस पढ़ेंगे कि क्या हमारे फाइनेंसिंग एक्सपोर्टर्स हैं और क्या हमारे फाइनेंसिंग इंपोर्टर्स हैं। तो अगर आप देखें आज के टाइम में, अगर आज के करंट सिनेरियो के अंदर देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी मार्केट प्लेस को सक्सेस करना है ग्लोबली, तो उसको हमेशा अपने सेल्स को विन करना होगा। किसके अगेंस्ट? फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। और अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो एक्सपोर्टर अगर अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं एक अट्रैक्टिव सेल, तो इस टर्म में हम उनको सपोर्ट करेंगे एक एप्रोप्रिएट पेमेंट मेथड से। कि अगर आपको एक्सपोर्टर्स को अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है सेल्स की तरफ, तो उसके लिए उनको हमेशा किस तरीके के एप्रोप्रिएट पेमेंट मेथड्स का यूज़ करना होगा। क्योंकि जो भी हम पेड लेते हैं वो फुल और ऑन टाइम पे लेते हैं, जिससे कि हमारी जो एक्सपोर्ट सेल है उसका जो अल्टीमेट गोल है वो हमें अचीव हो जाता है। और अगर हम अपने एप्रोप्रिएट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको चूज़ करने के लिए हमें केयरफुली क्या करना होता है, अपने पेमेंट रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है। और इसके अकोमोडेट में हम अपने बायर की नीड को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फिगर में बताऊँगा कि कौन से 4 प्राइमरी मेथड्स हैं पेमेंट के, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के अंदर किए जाते हैं। अगर हम देखें कि जब हम कोई पेमेंट करते हैं या उससे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम नेगोशिएट करते हैं, तो उसके कंडीशन में हमें कौन सा मेथड लेना होता है, जो कि म्यूचुअली क्या होता है, डिज़ायरेबल होता है बोथ एक्सपोर्टर के लिए भी और उसके कस्टमर के लिए भी। तो अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, तो अगर हम एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसके लिए मोस्ट सिक्योर पेमेंट मेथड्स क्या हैं, तो वो हैं हमारे कैश इन एडवांस, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड ओपन अकाउंट। और अगर हम इंपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए लिस्ट सिक्योर पेमेंट मेथड कौन कौन से हैं? कैश इन एडवांस, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड ओपन मार्केट। तो हम यहाँ डायग्राम के अंदर ये देख सकते हैं कि हमारे जो 4 काइंड के या 4 प्राइमरी मेथड हैं पेमेंट के, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के अंदर किए जाते हैं, तो वो ये 4 चीज़ें हैं: ओपन अकाउंट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड कैश इन एडवांस। अब मैं आपको एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हम कैश इन एडवांस की बात करें, तो अगर हम किसी भी कैश को एडवांस में कर रहे हैं जो कि एक पेमेंट टर्म है, तो एक्सपोर्टर इसको अवॉइड करता है अपनी क्रेडिट रिस्क के लिए। क्योंकि जो पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं किसी भी गुड्स के ऑनरशिप के ट्रांसफ़र से पहले, तो जो हमारे वायर ट्रांसफ़र हैं या जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड है, वो मोस्टली कॉमनली यूज़ किए जाते हैं कैश इन एडवांस ऑप्शंस में, जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब हम कोई रिक्वायरिंग पेमेंट करते हैं एडवांस के अंदर, तो हमें लीस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन रखना होता है अपने बायर के लिए, क्योंकि इससे हम अपने कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम फॉरेन बायर्स की बात करें, तो उनके कंसर्न में हम अपने गुड्स को तब सेंड करते हैं जब हम किसी तरीके के एडवांस के में पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं। और एक्सपोर्टर्स को हम जब इंसिस्ट करते हैं इस पेमेंट मेथड के अंदर, तो हम उसको एक सॉल्व मैनर में करते हैं जब वो कोई बिजनेस में होता है और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को लूज़ कर रहा होता है, तो हम अपने अट्रैक्टिव पेमेंट टर्म्स का यूज़ करते हैं और अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट। कि अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें, तो ये एक बहुत मोस्ट कॉमन सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल है। और अगर हम एलसी की बात करें, तो ये कमिटेड करता है कोई भी बैंक अपने बायर के बिहाफ पे, और जो भी पेमेंट है उनको किया जाता है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें प्रोवाइड की जाती हैं, वो हम अपने एलसी के अंदर, मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर मैट करते हैं, मिलाते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशंस हमें मिल रही है अपने लेटर ऑफ क्रेडिट से, उनको वेरीफाई करने के लिए हम उनको एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम जब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बायर पेकअप करता है उसके या उसके बैंक में जब वो सर्विस को रेंडर कर लेता है। लेकिन एलसी की अगर हम बात करें, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें, तो ये बहुत यूज़फुल है। रिलायबल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी फॉरेन बायर के लिए, जो कि डिफ़िकल्टी से ऑब्टेन होती है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्टर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपनी क्रेडिट वर्थ से, तो बायर को अपने फॉरेन बैंक से इन चीज़ों को फुलफ़िल करना होता है। और अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट को देखें, तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट टूल है जो कि प्रोटेक्ट करता है एक बायर को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पेमेंट ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं जो कि अराइज होते हैं जब हम किसी गुड्स को शिप कर लेते हैं या उसकी डिलीवरी का प्रॉमिस करते हैं। उसके अगर आप बात देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। अगर हम डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन की बात करें, तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये हर एक
एक्सपोर्टर के लिए इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे वो अपने पेमेंट्स का कलेक्शन करता है किसी भी रिमाइटिंग बैंक से, मीन्स एक्सपोर्टर बैंक से, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करता है कलेक्टिंग बैंक से, जिसको हम इंपोर्टर बैंक कहते हैं, और अलॉन्ग विथ वो सारी जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करता है। और जो भी फंड्स हम रिसीव कर रहे हैं हमारे इंपोर्टर से, तो उसके रिमाइट में हम एक्सपोर्टर को देखते हैं कि वो किस बैंक के थ्रू अपने कलेक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है जब वो किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज करता है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अंदर देखें तो वहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं कि हमें ड्राफ्ट का यूज़ करना होता है किसी भी तरीके के पेमेंट को करने के लिए, तो इसके रिक्वायरमेंट हम इंपोर्टर को पे करते हैं वो फीस अमाउंट उस साइट पे जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और एक स्पेसिफाइड डेट पे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस को फॉलो किया जाता है। तो जो ड्राफ्ट है वो हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे हम अपने टाइटल ऑफ गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो बैंक्स हैं वो इस तरीके के एक्ट को फैसिलिटेट करता है जो कि क्लाइंट के लिए होता है, और जो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है वो ऑफर करता है नॉन वेरिफिकेशन प्रोसेस, और जो भी लिमिटेड रिकॉर्ड्स हैं हमारे इस इवेंट पे वो नॉन पेमेंट होते हैं। और ड्राफ्ट्स का जनरली हम अपने डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत लेस एक्सपेंसिव है किसके कंपेयर में, लेटर ऑफ क्रेडिट के कंपेयर में। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें वो है हमारा ओपन अकाउंट। अगर हम ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल पेमेंट के अंदर, तो यहाँ पे हम जो भी सेल कर रहे हैं हमारे गुड्स को, जो जिसकी भी हम शिपमेंट कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं अपने पेमेंट के ड्यू से पहले, तो उसको यूजली हमें 30 to 90 डेज़ करना होता है। और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो ऑप्शन हमें मिलता है वो मोस्ट एडवांटेज ऑप्शन है एक इम्पोर्टर की टर्म में, और वहाँ पे जो कैश फ्लो है या जो भी कैश कॉस्ट है हमारी, वो कॉन्सिक्वेंटली हाईएस्ट रिस्क पे होती है जब वो अपने एक्सपोर्टर के ऑप्शंस को देखते हैं। क्योंकि अगर हम इंटेंस देखें अपने कंपटीशन की किसी भी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, तो जो फॉरेन बायर्स है वो इस तरीके के ऑप्शन को प्रेस करते हैं अपने एक्सपोर्टर्स के लिए, जहाँ पे उनको एक ओपन अकाउंट टर्म यूज़ करने होते हैं, और उस एक्सचेंज में वो अपने क्रेडिट को सेलर से बायर की तरफ करते हैं, जो कि कॉमन एब्रॉड में किया जाता है। और अगर हम देखें तो एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, रिलोकेट करते हैं अपने एक्सटेंड क्रेडिट को, जिससे कि वो जो भी कॉम्पिटिटर्स की जो सेल है उसको का लॉस कर लेते हैं। तो जो एक्सपोर्टर है वो ऑफर करते हैं उस कंपटीशन को जब वो ओपन अकाउंट टर्म का यूज़ करते हैं, और सब्सटेंशियली हम देखते हैं कि वहाँ पे हम अपने रिस्क को माइग्रेट कर रहे हैं एक नॉन पेमेंट मेथड के थ्रू, जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक से या एक से अधिक एप्रोप्रिएट ट्रेड फाइनेंशियल टेक्निक का, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे कि हमारी कौन सी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज़ द कंसाइनमेंट सेल्स। कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कंसाइनमेंट सेल्स को देखें तो ये बहुत सेम है, एक बेसिक प्रोसीजर है फॉलो करने के लिए जब हम एक लोकल मार्केट में होते हैं। और जो मटेरियल हम शिप कर रहे हैं अपने फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि सोल्ड किए जाते हैं एक्सपोर्टर के बिहाफ पे, तो एक्सपोर्टर क्या करता है, उनको रिटेन करता है टाइटल ऑफ गुड्स को, और तब तक नहीं करता जब तक डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो सोल्ड नहीं हो जाते। लेकिन अगर हम एक बार गुड्स को सोल्ड कर देते हैं तो पेमेंट को हमें सेंड करना होता है अपने एक्सपोर्टर को। और इस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि जो एक्सपोर्टर है वो एक ग्रेटेस्ट रिस्क में होता है, जिससे कि वो लीस्ट कंट्रोल ओवर होता है अपने गुड्स में, और वो अपने पेमेंट का तब तक वेट करता है जब तक उसको पेमेंट पे नहीं किया कर दिया जाता। और अगर हम देखें तो जब हम इस तरीके की सेल को कंटेम्पलेट करते हैं तो इसके वाइज में हम कंसीडर करते हैं एक फॉर्म जो कि एक रिस्क इंश्योरेंस की होती है, और इसके एडिशन में हम देखते हैं कि जो भी नेसेसरी चीज़ें हम अपने क्रेडिट को चेक करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए कर रहे हैं अपने फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा इस्टेब्लिश तब होता है जब हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी रिस्क को लेके, जो कि एक इंश्योरेंस को कवर करती है किसी भी मर्चेंडाइज के लिए जब तक उसको सोल्ड नहीं किया जाता या जब वो पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द फॉरेन करेंसी। अगर हम फॉरेन करेंसी की यहाँ पे बात करें तो जो बायर और सेलर हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो रेयरली यूज़ करते हैं एक सेम करेंसी को, तो जो पेमेंट है यूजुअली तब किया जाता है जब जो बायर है और जो सेलर है वो करेंसी का वो म्यूचुअली एग्री हो किसी भी करेंसी को लेके जो कि फॉरेन में बोथ पार्टीज़ के लिए हो। और अगर हम अनसर्टेनिटीज़ को देखें हमारे फॉरेन ट्रेड के अंदर तो जो अनसर्टेनिटी है हमारे फ्यूचर एक्सचेंज रेट को वो हम करेंसीज के बीच में देख सकते हैं, और जो रिलेटिव वैल्यू है हमारी लोकल करेंसी और बायर करेंसीज के बीच में, तो उसके चेंज में हम देखते हैं कि वो किस टाइम पे डील किया गया है और किस टाइम पे हमें पेमेंट को रिसीव करना है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उससे प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, और जो डिवैल्यूएशन है हमारी फॉरेन करेंसी का वो
हमें कॉस्ट देता है जब एक एक्सपोर्टर अपनी मनी का लूज़ करता है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। और अगर हम देखें, ये एक सिंपलेस्ट वे है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए जब वो किसी तरीके की रिस्क को अवॉइड कर रहा होता है, जो वो अपने कोटा प्राइजेस को और रिक्वायर पेमेंट को लोकल करेंसी में करता है। और ये जो बर्डन है हमारे रिस्क का, ये प्लेस होता है उस बायर के लिए जो कि उस करेंसी एक्सचेंज को कर रहा होता है। और एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को अवेयर रहते हैं और उस करेंसी को कन्वर्टिबिलिटी में यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ऑल करेंसीज हैं वो फ्रीली और क्विकली कन्वर्टेबल नहीं होती किसी भी लोकल करेंसी के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बायर है वो पूछता है कि हम किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं अपनी फॉरेन करेंसी के अंदर। तो जो एक्सपोर्टर है वो उससे कंसल्ट करता है किसी भी इंटरनेशनल बैंकर से, और किसी भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएट से पहले उसको करना होता है। और बैंक्स उसको ऑफर करता है एक एडवाइस कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को से एग्जिट हो, और कुछ इंटरनेशनल बैंक की हेल्प से वो अपने हेज के अगेंस्ट उस रिस्क को मिनिमाइज़ करे जो कि उसके लिए नेसेसरी है। और फिर वो एग्री होता है कि वो फॉरेन करेंसी को परचेज़ करे एक फिक्स्ड प्राइस पे, जिसके रिगार्डलेस में वो उस करेंसी की वैल्यू को देखे जो कि कस्टमर पे करना चाह रहा है। और जो बैंक है वो चार्जेस करता है एक फ़ीस और डिस्काउंट किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। तो ये जो मैकेनिज्म ही यूज़ किया जाता है जब हम फ़ी को इंक्लूडेड करते हैं किसी भी प्राइस कोटेशन के अंदर। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द काउंटर ट्रेड एंड बार्टर। अगर हम इंटरनेशनल काउंटर ट्रेड की बात करें तो जो ट्रेड प्रैक्टिस की गई हैं वहाँ पे जो सप्लायर है वो कमिट करता है कॉन्ट्रेक्चुअली कि किस कंडीशन पे हमें सेल को करना है, और उसके अंडरटेक में हमें किस स्पेसिफाइड इंसेंटिव्स को कंपनसेट करना है अपने बेनिफिट को लेने के लिए जो कि अदर पार्टी के लिए है। और इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि ये जो ट्रेड है ये तब लिंक फुलफ़िल होता है फाइनेंशियली जब हमें किसी भी फॉरेन एक्सचेंज का लैक हो, मार्केटिंग का लैक हो, या जो भी पब्लिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए उसका लैक हो। तो अगर हम देखें कि जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं वो कंसिडर नहीं करते किसी भी तरीके की काउंटर ट्रेड को, जब भी वो ऑब्जेक्शनेबल इम्पोजिशन या जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो कंसिडर करें एक काउंटर ट्रेड को जो कि नेसेसरी है किसी भी कॉस्ट को पूरा करने के लिए, जो कि एक बिज़नेस की होती है मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट को या उसको अदरवाइज अकड़ नहीं कर पाते। तो वहाँ पे हम सिंपल बार्टर का यूज़ करते हैं जो कि एक डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस का, जो कि दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है, जिसमें हम किसी तरीके के मनी चेंजेस को नहीं करते हैं। और अगर हम प्योर बार्टर अरेंजमेंट्स करें किसी भी इंटरनेशनल कॉमर्स के अंदर, वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि जब पार्टीज़ है उनकी जो नीड्स है गुड्स को लेके वो एक सेलरडम के अंदर कंसाइड की जाती है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है हमारा गुड्स का वो हमेशा हमें प्रॉब्लम्स देता है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हम देखते हैं अपने कंपनसेटरी ट्रेड के अंदर आज के प्रैक्टिस के अंदर, तो हम इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअली लिंक जो कि पैरेलल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स को करता है, हर एक चीज़ों को इन्वॉल्व करता है किसी भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेटलमेंट के लिए। तो अगर हम एग्जांपल लिखें तो जो काउंटर ट्रेड है, कॉन्ट्रैक्ट है, वह हमेशा प्रोवाइड किया जाता है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए, जहाँ पे हम अपने कन्वर्टेबल करेंसी को पे करते हैं एज लॉन्ग एज द एक्सपोर्टर। तो जो अनदर पार्टी है वो डेजिग्नेटेड होती है किसी भी एक्सपोर्टर से, और वो एग्री करती है कि वो एक्सपोर्ट करेगी अपने रिलेटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स को किसी भी इंपोर्टिंग कंट्री को। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस तरीके के एडवांटेज को, अपने काउंटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं, और उसके थ्रू वो इंटरमीडियरी को करते हैं किसी भी काउंटर ट्रेड एक्सपर्टाइज के लिए। और जो भी हमारे इंटरनेशनल ब्रोकर हैं, जितने भी हमारे इंटरनेशनल बैंक है या कोई भी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो इसको फुलफ़िल करती है। और कुछ जो हमारे एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी जो वो ऑफ़र करती है एक स्पेशलाइज्ड काउंटर ट्रेड सर्विसेज। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हमेशा अपने माइंड में बियर करते हैं कि जो काउंटर ट्रेड है वो तब इन्वॉल्व होता है जब हमें हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट या ग्रेटर रिस्क को लेना हो किसी भी एक सिंपल एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। ये क्या प्रोसेस होता है हमारे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का फाइनेंसिंग का। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो पहला अगर आप देखें तो सेंटर में क्या है, दैट इज़ द एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो कॉमर्शियल बैंक है, उसके जस्ट अपोजिट ओवरसीज़ बोरोवर हैं, मीन्स हमारे फॉरेन बोरोवर्स। उसके जस्ट नीचे ओवरसीज़ इम्पोर्टर्स हैं हमारे, मीन्स फॉरेन इम्पोर्टर्स। और यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कोने में क्या है, इंडियन एक्सपोर्टर्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर वाइज अगर हम चीज़ों को मेंशन करें तब हम यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं कि अगर हम इंडियन एक्सपोर्टर्स को देखें या एग्जिम बैंक देखें हमारे इंडिया की, तो वो अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को इंकरेज करने के लिए करती है, जिसमें जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे
इंडियन एक्सपोर्टर्स की, इंपोर्टर्स की, वो जो बैंक है एग्जिम बैंक, वो उसको फिलफिल करती है। लेकिन जब कोई ओवरसीज़ मतलब फॉरेन इंपोर्टर इंडियन एक्सपोर्टर के साथ डील करता है तो उसको उस तरीके के पेमेंट को करना होता है, और वो जो पेमेंट है वो डायरेक्टली एग्जिम बैंक के पास जाता है। और अगर इंडियन एक्सपोर्टर कोई भी पेमेंट कर रहा है अपने ओवरसीज़ इंपोर्टर्स को, तो अगर आप देखें तो वो डायरेक्टली ओवरसीज़ बोरोवर्स की तरफ जाएगा, और फिर वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा, हमारे एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया से। और अगर ओवरसीज़ बोरोवर्स को कोई भी तरीके की लैंडिंग करनी है तो वो डायरेक्टली अपने फॉरेन इंपोर्टर्स से करता है। और अगर हम देखें तो जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं वह एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कॉमर्शियल बैंक्स का भी यूज़ करते हैं किसी भी पेमेंट मेथड्स को करने के लिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जब हम अपने फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं किसी भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।